नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर। अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होगा। बच्चों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांग लेना चाहता हूँ। माफ़ी इस बात की कि कल हम लोग लाइव नहीं आ पाए। एक्चुअली कुछ बारिश हुई थी जिसके कारण से मैं भीग गया था और थोड़ा सा फीवर आ गया था। परेशान मत होइए, मुझे कोरोना बिल्कुल नहीं हुआ है क्योंकि मैं अपने घर में रहता हूं और एकदम सेफ रहता हूं। ठीक है, आप लोग भी सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए, घरों पे रहिए। ठीक है, और घर में आराम से बैठिए। सुबह 7 बजे उठिए, 7 बजे मेरी आपको क्लास मिलेगी लाइव। अपनी बुक लेके बैठिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। और आज से तो नई स्टार्ट है, मतलब एक स्टार्ट से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर अब तक आपके मित्र लाइव नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से उन्हें फोन कर दीजिए और बोल दीजिए कि अमित की अकाउंट सर की क्लास चालू हो चुकी है। बच्चों, एक क्लास मैंने बनाई थी एक दिन पहले। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में केवल हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने पहले चैप्टर से। और हमारे पहले चैप्टर का नाम, जैसा कि आपको ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा, अलाभकारी संगठनों का वित्तीय विवरण। बच्चों, हम लोग बात करेंगे अलाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण के बारे में। 2 साल पहले प्रीवियस ईयर में ये चैप्टर नहीं था। ये चैप्टर अपलोड किया गया है अभी। आप लोगों ने, जिन लोग 11वीं पढ़ते थे, उनके 11वीं में भी ये चैप्टर था। ठीक है, तो ये नया चैप्टर है, अच्छे से पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट भी है, थ्योरी के लिहाज से भी और सवाल के लिहाज से भी। काफी सारे लोगों का ये प्रश्न था कि सर आप थ्योरी पढ़ाएंगे कि सवाल पढ़ाएंगे। एक बात नोट कर लो कि अमित सर की क्लास में थ्योरी भी होगी, अमित सर की क्लास में सवाल भी होंगे, अमित सर की क्लास में ऑब्जेक्टिव भी होंगे। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सब कुछ मिलने वाला है। बस 40 से 45 मिनट की ये जो क्लास होने वाली है उसमें आपको बड़े धैर्य बना करके वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। इसके वीडियो को मत करना। अपने घर वालों को बोल दो कि 7 बजे से लेकर 7:45 तक डू नॉट डिस्टर्ब, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो और एकदम ईमानदारी से पढ़ो। अभी मैं थ्योरी की बात करूंगा, जब थ्योरी में पढ़ा दूंगा तो मैं सवाल की बात करूंगा, और जब थ्योरी और सवाल दोनों हो जाएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्लीज बीच में कोई भी पीडीएफ मत मांगना। ठीक है, ओके। शुरू करें अपने सेशन को, तो चलो लेट्स बी द स्टार्ट। तो आज का अपना चैप्टर है अलाभकारी संगठनों का वित्तीय विवरण। अगर बात कीजिए अलाभकारी संगठन के वित्तीय विवरण की, तो इसका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसका पहला क्वेश्चन है, अलाभकारी संगठन के वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं। अलाभकारी संगठन के वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं। वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं। अब देखो, क्वेश्चन या तो ये पूछा जा सकता है कि अलाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं, या एक चीज और याद रखना, या इसकी जगह यह भी पूछा जा सकता है कि गैर व्यावसायिक संगठनों के वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं। और याद रखिए, यहां पर एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है गैर व्यावसायिक की जगह, वो शब्द है गैर व्यापारिक। तो इसका मतलब भी एक ही होता है। ठीक है, इन सारी बातों को आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्या होता है कि जो टीचर होता है वो बता के आता है कि अलाभकारी संगठन से आप क्या समझते हैं, इसकी थ्योरी ये है। और एग्जाम में एक जो एग्जामिनर होता है वो दे देता है कि गैर व्यावसायिक संगठनों के वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं। अब आप सोचकर हैरान हो कि अलाभकारी संगठन तो हमने पढ़ा था, गैर व्यावसायिक क्या होता है या गैर व्यापारिक क्या होते हैं। तो बच्चों, अलाभकारी हो, गैर व्यावसायिक हो या गैर व्यापारिक हो, तीनों का मतलब एक होता है। और वो मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। प्लीज सभी लोगों को गुड मॉर्निंग कमेंट मत करिए, ध्यान से वीडियो को सुनिए। मैंने आपसे बताया ना कि 40 से 45 मिनट कि ये जो हमारी क्लास रहने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आधारशिला आज मैं रखने जा रहा हूं, एक ऐतिहासिक कदम है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार, विंध्य क्षेत्र में पहली बार सतना से ये लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं। मैं अमित कुमार आपको पढ़ा रहा हूं और एकदम से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
बेहतरीन क्वालिटी के साथ सब कुछ आपको कराया जाएगा। वीडियो कोशिश करेंगे कहीं पे अटके नहीं, ठीक है। तो बस आप अच्छा सा सहयोग करिए। आपको मजा ना आएगा ना तो प्लीज वीडियो को देखना बंद कर देना, वीडियो पे डिसलाइक कर देना, लेकिन 40 से 45 मिनट तक बहुत अच्छे से वीडियो को सुनिए। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं अलाभकारी संगठन के बारे में। बच्चों, अगर बात की जाए तो संगठन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है व्यापारिक संगठन, एक होता है गैर व्यापारिक संगठन। यानी एक होता है लाभकारी संगठन, एक होता है अलाभकारी संगठन। हम लोग व्यापारिक संगठन का तात्पर्य समझ सकते हैं कि एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना होता है, उसे हम लोग कहते हैं व्यापारिक संगठन। और व्यापारिक संगठन में वस्तुओं का ही क्या होता है, क्रय विक्रय होता है। तो जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, जिन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, वो संगठन या संस्थाएं कहलाती हैं लाभकारी संगठन या व्यापारिक संगठन। याद रखिएगा, जो वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है उसमें निरंतरता होती है। अगर बात करूं कि मेरे घर में एक पुरानी साइकिल पड़ी हुई है और मैं ले जाकर बाजार में बेच दिया या मैंने किसी को दे दिया, तो यह व्यापार बिल्कुल नहीं कहलाएगा। क्योंकि व्यापार का यह कतई मतलब नहीं होता है कि वस्तुओं का लेन देन बस हो, बल्कि लेन देन में निरंतरता हो। अगर मैं डेली यही काम करता हूं, अगर मैं निरंतर यही काम करता हूं, साइकिलों को हमेशा बेचता हूं, तो वो व्यापार कहलाएगा। तो एक होता है व्यापार या लाभकारी संगठन जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और एक होता है अलाभकारी संगठन या गैर व्यवसायिक संगठन या गैर व्यापारिक संगठन। तो याद रखिएगा, अलाभकारी संगठन का तात्पर्य होता है कि एक ऐसी संस्था जिनका उद्देश्य लाभ कमाना बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि इन संस्थाओं का उद्देश्य क्या करना होता है, सामाजिक सेवा करना होता है। तो एक ऐसा संगठन, एक ऐसी संस्था जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, वरन अधिकतम सामाजिक सेवा करना होता है। समाज की बौद्धिक प्रकाश के लिए, समाज के शैक्षणिक विकास के लिए, समाज के आर्थिक सुधार के लिए उनके उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। और अगर बात की जाए इसी में, तो बौद्धिक उन्नति के लिए क्या करती हैं समाज के, ध्यान से समझना। मैं इसका आंसर भी आपको बता रहा हूं, मैं आपको डिटेल समझा रहा हूं इस क्वेश्चन की, और उसके बाद आपको पीडीएफ के माध्यम से भी वो चीजें मिल जाएंगी। अगर बात की जाए अलाभकारी संगठनों की, तो ये लोगों के बौद्धिक उन्नति के लिए, याद रखिएगा, लोगों की मतलब समाज की बौद्धिक उन्नति के लिए ये साहित्यिक मंच की स्थापना करती हैं। कौन? अलाभकारी संगठन। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो अलाभकारी संगठन होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, केवल समाज की सेवा करना होता है। तो ये बौद्धिक उन्नति के लिए लोगों के साहित्यिक मंच की स्थापना करती हैं, पुस्तकालयों की स्थापना करती हैं, और लाइब्रेरी खोलती हैं। लाइब्रेरी का मतलब हम सबको पता है, जहां पे किताबें पढ़ने के लिए मिलती हैं। अगर बात की जाए तो समाज की, ये तो हो गया बौद्धिक उन्नति के लिए। अगर बात की जाए समाज की, तो ये समाज के मनोरंजन के लिए क्लबों की स्थापना करती हैं। ये समाज के वर्ग के लोगों के लिए क्लबों की स्थापना करती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करती हैं। और अगर बात की जाए शैक्षणिक उन्नति के लिए समाज के, तो समाज के शैक्षणिक उन्नति के लिए स्कूलों की स्थापना करती हैं, स्कूल खुलवाती हैं, कॉलेज खुलवाते हैं, और बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों की भी क्या करती हैं, स्थापना करती हैं। और समाज में जो विधवाएं हैं, समाज में जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए, बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम और विधवाओं के लिए अनाथालय की व्यवस्था करती है। तो बच्चों याद रखना कि अलाभकारी संगठन का तात्पर्य होता है कि एक ऐसा संगठन, एक ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, वरन समाज की सेवा करना होता है, और वो समाज की बौद्धिक, आर्थिक, शैक्षणिक, मनोरंजन की उन्नति के लिए उनके उद्देश्यों की क्या करती हैं, पूर्ति करती हैं। वो समाज के लिए साहित्यिक मंच की स्थापना करती हैं, वो समाज के लिए पुस्तकालयों की स्थापना करती हैं, वो समाज के लोगों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करती हैं, समाज के लोगों के लिए क्लबों की स्थापना करती हैं, वो समाज के लोगों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, और वो समाज के उद्देश्य के लिए स्कूलों की स्थापना, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, और जो समाज की विधवाएं उनके लिए अनाथालय की व्यवस्था करना, और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम की व्यवस्था करना। और हम सबको पता है कि इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है।
अब बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है तो ये संस्थाएं लाभ हानि खाता नहीं खोलती हैं। अब लाभ हानि खाता क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल यहां पे एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो अपने हिसाब किताब रखती हैं, हिसाब किताब क्या होता है, जब ये संस्थाएं लाभ ही नहीं कमाती हैं, जब ये संस्थाएं वस्तुओं का क्रय विक्रय ही नहीं करती हैं, तो आखिरकार ये हिसाब किताब क्यों रखती है? हिसाब किताब का मतलब होता है अपने लेखे रखना। तो ये अपने लेखे जरूर रखती हैं। क्यों रखती हैं? क्योंकि ये एक सार्वजनिक संस्था होती हैं, क्योंकि ये एक सार्वजनिक क्या होती हैं? संस्था होती है। और सार्वजनिक संस्था होने के नाते इनका वित्तीय वर्ष के अंत में, वित्तीय वर्ष हम सबको पता है कि क्लोजिंग डेट होती है 31 मार्च। वित्तीय वर्ष के अंत में जो सरकार होते हैं, जो समाज होता है और जो दान देता होते हैं, इन लोगों के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में ये लेखे तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि जिन दान देताओं ने पैसा दिया है उनको यह बताना अनिवार्य है कि उन पैसों का इस्तेमाल कहां पे किया गया है। जो समाज है उस समाज के हित के लिए गैर व्यापारिक संगठन ने क्या काम किया हुआ है। जो सरकार है, सरकार को टैक्स देना पड़ता है इन संस्थाओं को, तो बताना पड़ेगा कि उन्होंने कितना कमाया हुआ है। वित्तीय वर्ष के अंत में इनकी स्थिति क्या है, वित्तीय वर्ष के दौरान कहां से आय हुई है, वित्तीय वर्ष के दौरान कहां पर व्यय किया गया है। दोस्तों याद रखना, वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक सार्वजनिक संस्था होती है, इसलिए वित्तीय वर्ष के अंत में सरकार, समाज और दान देताओं के लिए ये लेखे रखती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं बता रहा हूं, ये जो लेखे रखती हैं वो किस पद्धति के हिसाब से रखती है? तो ये अपने हिसाब किताब रोकड़ पद्धति के हिसाब से रखती हैं। किस पद्धति के हिसाब से? तो रोकड़ पद्धति के हिसाब से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जो अलाभकारी संगठन होते हैं या जो गैर व्यापारिक संगठन होते हैं या जो गैर व्यावसायिक संगठन होते हैं, ये अपना लेखे किस पद्धति के हिसाब से रखती हैं? तो बच्चों याद रखना, वो अपना लेखा रोकड़ पद्धति के हिसाब से रखती हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन है कि जो रोकड़ पद्धति से लेखे रखते हैं, और ऑप्शन सुनिएगा, पहला अलाभकारी संगठन, अलाभकारी संगठन, बी या दूसरा पेशेवर व्यक्ति, या तीसरा पहला व दूसरा दोनों, या चौथा नॉन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और इस तरीके का क्वेश्चन जब आएगा तो आप ऑप्शन नंबर ए लगा के आओगे, क्योंकि आपको याद होगा कि अलाभकारी जो संगठन होते हैं वही तो अपने लेखे रोकड़ पद्धति के हिसाब से रखती हैं। बच्चों यहां पर ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ना सिर्फ अलाभकारी संगठन अपने लेखे रोकड़ पद्धति के हिसाब से रखती हैं, वरन जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं वो भी अपने लेखे या अपने हिसाब किताब रोकड़ पद्धति के आधार पर रखते हैं। रोकड़ पद्धति का मतलब होता है कि रोकड़ पद्धति से वही संस्थाएं अपने लेखे रख सकती हैं जहां पर उधार के लेन देन न हो, केवल नगद लेन देन होते हैं। और हम सबको पता है कि पेशेवर व्यक्ति, अब आपके मन में यह आ सकता है कि पेशेवर व्यक्ति का सर क्या मतलब है, तो सुन लीजिए इसका क्या मतलब है। जो वकील हैं, जो डॉक्टर हैं, जो शिक्षक हैं, वो जो फीस लेते हैं, ये सारे लोग ही पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं। और ये पेशेवर व्यक्ति का उद्देश्य लाभ कमाना जरूर होता है, लेकिन ये वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं करते हैं, इसलिए लाभ हानि खाता नहीं बनाते हैं। याद रखना, लाभ हानि खाता तो केवल और केवल व्यापारिक संस्थाएं ही बनाती हैं। अलाभकारी संस्थान या पेशेवर व्यक्ति लाभ हानि खाता नहीं बनाते हैं, वरन वो अपने यहां क्या बनाते हैं? रोकड़ पद्धति से लेके रखते हैं। लेकिन एक अंतर होता है। देखो मैंने आपको क्या होता है कि पेशेवर व्यक्ति भी लाभ कमाते हैं, भाई सिंपल सी बात है, और जो एक व्यापारिक संगठन होता है वो भी लाभ कमाता है। लेकिन फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि जो व्यापारिक संगठन होते हैं वहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, जबकि अगर बात की जाए पेशेवर व्यक्तियों की, तो पेशेवर व्यक्तियों में वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं होता, वो सेवा के बदले क्या लेते हैं? फीस लेते हैं। तो यहां पर बातें क्लियर हुई। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि अलाभकारी संगठन से हम क्या समझते हैं। अलाभकारी संगठन का तात्पर्य होता है एक ऐसा संगठन, एक ऐसा संस्था जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, वरन अधिकतम समाज की सेवा करना होता है। समाज के लोगों के लिए बौद्धिक उन्नति के लिए साहित्यिक मंचों की स्थापना करना, लाइब्रेरी की स्थापना करना, पुस्तकालयों की स्थापना करना, उनके शैक्षणिक विकास के लिए स्कूलों की स्थापना करना, कॉलेजों की स्थापना करना, विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, उनके
मनोरंजन के लिए क्लबों की स्थापना करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, विधवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए अनाथालय और वृद्धाश्रम की व्यवस्था करना, ये सारी जो काम किए जाते हैं वो किए जाते हैं अलाभकारी संगठन के। यानी अलाभकारी संगठन का तात्पर्य ही होता है कि इन संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति करना। और ये संस्थाएं एक सार्वजनिक संस्था होती है, इसलिए वित्तीय वर्ष के अंत में खाते भी बनाती हैं, लेकिन खाते रखती हैं कैसे? रोकड़ पद्धति के आधार पर। आपको याद रखना है कि ये खाते क्यों रखती हैं, क्योंकि इन्हें सरकार को, समाज को और जो जिन लोगों ने इनमें पैसा दिया हुआ है उन लोगों को इनका हिसाब देना पड़ता है, इसलिए लेके भी रखते हैं। और लेके किस पद्धति से रखती हैं? तो लेके रखती हैं रोकड़ पद्धति से। नोट रोकड़ पद्धति से केवल ये लेके नहीं रखती हैं, वरन पेशेवर व्यक्ति भी रोकड़ पद्धति से लेके रखते हैं। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है तो अलाभकारी संगठन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया है, और यहां से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाने की संभावना है वो आपको यहां पे क्लियर हो गई है। बच्चों थ्योरी सब पढ़ते हैं, सवाल सब पढ़ते हैं, लेकिन आपको जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है, आपको जिस तरीके के सवाल कराए जाएंगे, यकीन मानो मैं आपको रट्टा नहीं मरवाने वाला हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, थ्योरी में भी और सवाल में भी। बस आप लोग, मैंने बोला ना कि 40 से 45 मिनट की ये जो क्लास हमारी आपकी होने वाली है, इसे बहुत अच्छे से सुनिएगा। ओके, चलो तो अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। और आज का अपना दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो अलाभकारी संगठन होते हैं उनकी आय के प्रमुख साधन क्या होते हैं। तो आज का अपना दूसरा क्वेश्चन है कि अलाभकारी संगठनों के आय के प्रमुख साधन। अलाभकारी संगठनों के आय के प्रमुख साधन क्या हैं? अब देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी कभी बोल देता है कि आय के प्रमुख 5 साधनों को लिखिए, या अलाभकारी संगठनों के आय के प्रमुख 4 साधनों को लिखिए। ये बात अलग है, मतलब कुल मिला के आय के प्रमुख साधन क्या होते हैं। बच्चों, हम सबको पता है कि अलाभकारी संगठन एक ऐसा संगठन होता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, वस्तुओं का भी क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है तो इनका आय का स्रोत कुछ तो होगा, क्योंकि ये जो साहित्यिक मंचों की स्थापना करती हैं, ये जो कॉलेजों की स्थापना करती हैं, ये जो वृद्धाश्रम खोलती हैं, जो अनाथालय खोलती हैं, ये फ्री में थोड़ी चलने वाला है, ये तो पैसों से चलने वाला है। और यदि पैसों से चलने वाला है तो कहीं ना कहीं इनके आय के प्रमुख क्या होंगे? साधन होंगे। कहीं ना कहीं इनकी आय के प्रमुख क्या होंगे? माध्यम होगा। तो बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं अलाभकारी संगठन की आय के प्रमुख साधन या माध्यमों की। और इसमें सबसे पहला माध्यम है, जो पहला साधन है वो है चंदा। ठीक है, चंदा वो वाला चंदा नहीं, चंदा मामा, यहां पे चंदे की बात है, सब्सक्रिप्शन से है। जी हां, यहां पर चंदे का मैटर है, सब्सक्रिप्शन, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चंदा। दूसरा अगर बात की जाए कि प्रमुख साधन, तो होता है दान। दान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डोनेशन। अच्छा, सामान्यतः काफी सारे लोग डोनेशन और चंदे को एक समझते हैं, वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं है। चंदा और दान में बड़ा फर्क होता है। जैसे सपोजेड मैं हूं, मेरे से कोई आया, बोले भैया आपका 101 रुपया का मैंने बिल फाड़ दिया है, पर्ची काट दिया है, बगैर आपके घर के जस्ट सामने या बाजू में देवी जी की मूर्ति की स्थापना करना है। बच्चों, ये कहलाता है हमने क्या दिया? चंदा दिया, हमने सब्सक्रिप्शन दिया। लेकिन अगर बात की जाए कि मैं अपने से जा करके, मैं एक बड़ा आदमी हूं, मैंने जा करके 1000 या 1 लाख रुपया वहां पे दान दे दिया, ये कहलाता है दान। तो इसे हम लोग कहते हैं दान, इसे हम लोग कहते हैं चंदा। तो जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो इन अलाभकारी संगठनों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्हें चंदा देते हैं, उन्हें क्या देते हैं? दान देते हैं। तो ये उनकी आय का प्रमुख क्या होते हैं? साधन होते हैं। अब याद रखिएगा, अगर बात की जाए तीसरा, तो इन्हें 3 प्रकार की शुल्क की प्राप्ति होती है। अब ये 3 प्रकार की शुल्क कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है प्रवेश शुल्क। क्या होती है? प्रवेश शुल्क। और प्रवेश शुल्क का मतलब होता है एंट्री फीस। एक होती है सदस्यता शुल्क, और सदस्यता शुल्क का मतलब होता है मेंबरशिप फीस। और एक का मतलब होता है आजीवन सदस्यता शुल्क। क्या होता है? आजीवन सदस्यता शुल्क। तो ये भी गैर व्यापारिक संगठन के या लाभकारी संगठन के आय के प्रमुख साधन होते हैं। प्रवेश शुल्क, आप सब लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे अपवाद में, तो आप सब लोग कथा सुनते होंगे, जो आस्था चैनल में, संस्कार चैनलों में या श्रद्धा चैनल में, जो भी चैनल में कथा आती है, तो आपको पता होगा कि वहां पे लास्ट में बोला जाता है, जब कथा समाप्त होती है, कि बोला जाता है कि आपको यदि इस संस्था का सदस्य बनना है, नारायण सेवा संस्थान की यदि सदस्यता लेना है या प्रवेश पाना है, तो आप 5000 रुपए देकर के वहां प्रवेश पा सकते हैं। वो कहलाता है प्रवेश शुल्क। अब देखिए, नारायण सेवा संस्थान एक अलाभकारी संगठन है, जहां पर गौ सेवा होती है, मुफ्त में होती है,
फुल व्यवस्था है, उनके चरने की, खाने की, उनके ऑपरेशन की, सब कुछ होती है। तो वो क्या होता है, प्रवेश शुल्क लोगों के द्वारा दिया जाता है। फिर बोला जाता है अगर आपको उस नारायण सेवा संस्थान की सदस्यता लेनी है तो आप 10,000 रुपया जमा करिए, वो कहलाता है सदस्यता शुल्क। फिर कहलाता है अगर आपको आजीवन सदस्य बन के रहना है तो आप 1 लाख रुपया जमा करिए और नारायण सेवा संस्थान के आजीवन सदस्य बन सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आजीवन सदस्यता शुल्क। तो ये 3 प्रकार के शुल्क, चंदा और दान क्या होते हैं, आय के प्रमुख साधन किनके, अलाभकारी संगठन के, किनके, गैर व्यापारिक संगठन के, किनके, गैर व्यावसायिक संगठन के। क्योंकि बच्चों याद तो सब करते हैं, क्वेश्चन तो सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया ना, आप क्वेश्चन अगर आ गया ना कि गैर व्यापारिक संगठनों की आय के प्रमुख साधन बताइए, तो आप डाउट में पड़ जाएंगे कि हमने तो अलाभकारी संगठनों की आय के प्रमुख साधन पढ़ा था, ये गैर व्यापारिक कहां से आ गया। तो याद रखना, आय के प्रमुख साधन चाहे गैर व्यापारिक के पूछे, चाहे गैर व्यवसायिक के, चाहे अलाभकारी के, उत्तर यही होता है। और भी होते हैं जैसे विनियोगों से प्राप्त आय, मैं एक और लिख देता हूं, विनियोगों से प्राप्त आय। ठीक है, अब ये विनियोग क्या होते हैं, तो देखो 2 चीजें हैं, एक तो है एक्सपेंस यानी कि व्यय, और एक होता है विनियोग। विनियोग का मतलब ये होता है जहां पे हमने अगर कोई पैसा खर्चा किया तो बदले में हमें कुछ मिलने वाला है, वो कहलाता है विनियोग। और व्यय का मतलब हम खर्च करके चले, आइसक्रीम खा के आए, क्या विनियोग किया भाई, व्यय किया, सिंपल सी बात है। विनियोग का मतलब हमने कहीं पे पैसा लगाया जहां से हमने इंटरेस्ट वगैरह भी हमें कुछ मिलने वाला है। तो जो अलाभकारी संगठन होते हैं ये अपना पैसा कहीं शेयर में खरीद लेते हैं, या अपने पैसे को किसी की कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, बदले में जो ब्याज प्राप्त होती है या जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है वो इन्हें प्राप्त होता है, यहां से भी इनकी क्या होती है, आय प्राप्त होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलाभकारी संगठनों के आय के प्रमुख साधन बताइए, तो बस यही आपको बता देना, चंदा, दान, प्रवेश शुल्क, सदस्यता शुल्क, आजीवन सदस्यता शुल्क और विनियोग से प्राप्त आय। क्लियर है यहाँ पे, तो ये थ्योरी आपकी क्लियर हो गई ना, बन जाएगी, आएगी तो भाई बिल्कुल आएगी, और यदि आएगी तो निश्चित रूप से आप सभी लोग कर लोगे। ठीक है, अब चलते हैं अपनी अगली थ्योरी में, और अपनी अगली थ्योरी है थ्योरी नंबर 3। बिल्कुल टू द पॉइंट बात होगी बच्चे, यहां पे टाइम भले लग जाए, मैंने बोला है कोर्स में 2.5 से 3 महीने में खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 40 से 45 मिनट क्लास लो, एकदम कंप्लीट क्लास होगी, पूरी पीडीएफ होगी, पूरे सवाल होंगे। इस तरीके की व्यवस्था अगर आपको कहीं पे मिले तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, हम भी पढ़ेंगे वहां से। ठीक है, कि पूरा पीडीएफ, पूरा सवाल, पूरी थ्योरी, सब कुछ आपको मिलेगा इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ। और आपके अपने जो डाउट्स होंगे ना वो मुझे पहले से पता है, आप जो मेरे से पूछोगे मैं यहां पे पहले से बता दूंगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अब आपका एक डाउट था बहुत पहले कि रोकड़ पद्धति क्या होती है, जब हम लोग सवाल पढ़ेंगे तो बताऊंगा रोकड़ पद्धति से लेके कैसे रखे जाते हैं, है ना। तो चलिए बात करते हैं अपनी अगली थ्योरी की, और अपनी अगली थ्योरी है यानी कि थ्योरी नंबर 3, अलाभकारी संगठनों के व्यय के प्रमुख साधन क्या है। भाई ये तो हो गए आय के प्रमुख साधन, अब बात करते हैं व्यय के प्रमुख साधनों की। भाई सिंपल सी बात है, अगर अलाभकारी संगठन है तो वहां पर संस्था के द्वारा व्यय भी किया जाता है, और व्यय, भाई व्यय तो ऑब्वियस सी बात है, भाई अलाभकारी संगठन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, उनके पीछे जो टीम लगी है वो तो लाभ कमाएगी कमाएगी, उनको तो आपको व्यय करना पड़ेगा। जैसे जैसे सपोज दैट पहला हो गया किराया देना, क्या देना, बोले सर किराया देना, जैसे वेतन देना, जैसे बिजली व्यय। अब भाई बिजली जल रही है अनाथालय में, तो बिजली कंपनी थोड़ी फ्री में जलाने वाली है, उसका व्यय तो देना पड़ेगा। जैसे अखबार का व्यय, तो अगर बात की जाए किराए की, अगर बात की जाए वेतन की, अगर बात की जाए बिजली व्यय की, अगर बात की जाए अखबार के व्यय की, तो ये व्यय भी किए जाते हैं। आगे अगर बात की जाए अन्य व्ययों की, तो खेलकूद पर भी व्यय किया जाता है, स्टेशनरी पर भी व्यय किया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, व्यय होते हैं। तो यहां पर 2 व्यय और लिख देता हूं, एक तो खेलकूद पर व्यय, और छठवां लिख देता हूं एक और, खेलकूद पर हमने व्यय कर दिया विज्ञापन व्यय। एक और लिख दो, चलो एक और अपन लिख देते हैं स्टेशनरी का व्यय। ठीक है, स्टेशनरी व्यय, ठीक है, बच्चों के लिए स्टेशनरी की व्यवस्था करना। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, व्यय के प्रमुख साधन कहलाते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि लाभकारी संगठन के व्यय के प्रमुख साधन क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है कि अलाभकारी संगठनों के व्यय के प्रमुख साधन होते हैं किराया। अब जैसे कि सपोज दैट एक अलाभकारी संगठन है तो कहीं ना कहीं से संचालित हो रहा होगा, उस संचालन के लिए अगर उसका खुद का मकान नहीं है तो किराए से लेकर संचालित किया गया होगा, तो किराया देना पड़ेगा, व्यय होगा। वेतन की बात की जाए, जो कर्मचारी लगे हुए हैं काम करने के लिए उनको वेतन देना पड़ेगा। बिजली व्यय, जो बिजली जल रही है उसका बिजली व्यय देना पड़ेगा।
जो अखबार का व्यय है वो अखबार का व्यय देना पड़ेगा, खेलकूद का व्यय, विज्ञापन व्यय और स्टेशनरी व्यय, बच्चों के पढ़ने के लिए जो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं उनका भी व्यय तो अलाभकारी संगठन को देना पड़ेगा। तो बच्चों ये होता है अलाभकारी संगठनों के व्यय के प्रमुख साधन। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि अलाभकारी संगठन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात की? उसके बाद हम लोगों ने बात की कि अलाभकारी संगठनों के आय के प्रमुख साधन क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग बात की कि अलाभकारी संगठनों के व्यय के प्रमुख साधन क्या होते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई। जहां पर आपको लगा नोट करने के लिए तो आप इन बातों को क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं जब वीडियो अपलोड होगा। तो वैसे नोट करने की इतनी खास आवश्यकता आपको है नहीं, क्योंकि जब आपको मैं पीडीएफ दूंगा तो ये सारी बातें वहां पे बच्चा क्या होने वाली हैं, लिस्टेड होने वाली है। इनकी डिटेल भी वहां पे क्या होने वाली है, लिस्टेड होने वाली है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आप शांति पूर्वक से हमें सुनते जाओ और समझते जाओ। आपको पीडीएफ से सारी चीजें क्या होने वाली है, मिलने वाली हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने 3 थ्योरी के बारे में बात की। अलाभकारी संगठन से आप क्या समझते हैं? आय के प्रमुख साधन, व्यय के प्रमुख साधन। अब देखिए, जो अलाभकारी संगठन है वो रोकड़ पद्धति के हिसाब से अपनी क्या रखते हैं, लेखी रखते हैं। याद रखना, जो अलाभकारी संगठन है वो अपने हिसाब किताब का जो लेखा रखते हैं, अपने हिसाब किताब का जो लेखा रखते हैं वो रखते हैं और रोकड़ पद्धति के आधार पर। किस आधार पर? रोकड़ पद्धति के आधार पर। आगे हम सबको पता है कि न सिर्फ अलाभकारी संगठन वरन जो अन्य संस्थाएं होती हैं वो भी जो अपना लेखे रखती हैं वो रोकड़ जो अन्य संस्थाएं मतलब जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं वो भी अपने जो हिसाब किताब रखते हैं वो रोकड़ पद्धति के आधार पर रखते हैं। बच्चा एक चीज याद रखना, हम लोग बात करेंगे इनके लेखों के बारे में। तो ये संस्थाएं बनाती हैं प्राप्ति भुगतान खाता। तो ये प्राप्ति भुगतान खाता क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये संस्थाएं इस प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर क्या बनाती हैं? आय व्यय खाता। ये अलाभकारी संगठन और क्या बनाती हैं? आर्थिक चिट्ठा। वैसे आर्थिक चिट्ठा बनाना इनके लिए अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी आय व्यय खाते के आधार पर आर्थिक चिट्ठा बनाया जा सकता है। तो अलाभकारी संगठन जो खाते बनाती हैं वो ये खाते होते हैं: प्राप्ति भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट। यानी कि ये लाभ हानि खाता बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली हैं और ना ही ये बनाने वाली हैं इसके पहले जो बना करता था व्यापारिक खाता। इसके पहले जो बना करता था व्यापारिक खाता। जबकि हम सबको पता है कि जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं वो पहले व्यापारिक खाता, फिर लाभ हानि खाता और फिर जाके क्या बनाती हैं? आर्थिक चिट्ठा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो गैर व्यापारिक संगठन होते हैं वो रोकड़ पद्धति के आधार पर अपने लेके रखती हैं और ये तैयार करती हैं प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा। बच्चा हम लोग कल बात करेंगे कि प्राप्ति भुगतान खाता क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और इसके बारे में और भी चर्चा। आय व्यय खाता क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और आर्थिक चिट्ठा क्या होता है, इनके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। और एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं कि इस चैप्टर का जो सवाल है वो सवाल आएगा प्राप्ति भुगतान खाता बनाने का और आय व्यय खाता बनाने का। तो पहले हम लोग बात करेंगे प्राप्ति भुगतान खाता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, फिर हम लोग बात करेंगे आय व्यय खाता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। उसके बाद इस चैप्टर की कुछ और थ्योरी है, 1-2 थ्योरी, उसको जैसे कि आता है प्राप्ति भुगतान खाता आर्थिक स्थिति का घोतक नहीं है, प्राप्ति भुगतान खाता आय व्यय खाते में अंतर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने पे, या प्राप्ति भुगतान खाते रोकड़ खाते में अंतर, तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम लोग सवाल की ओर चलेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि कल के लेक्चर में हम लोग इसकी थ्योरी को कंप्लीट करें, या कल अगर नहीं होता तो परसों की शुरुआत से ही खत्म हो जाएगी और परसों से इस चैप्टर के सवाल चालू हो जाएंगे। टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे, धीरे धीरे से अपनी गति को बढ़ाएंगे। अभी आराम से आप लोग इन सारी चीजों को पढ़िए। तो कैसा लगा आज का मेरा ये सेशन, इसके बारे में आप रिप्लाई जरूर करिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट है वो मेरे इंडिविजुअल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में देखा आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, या तो आपसे कमेंट करते ही नहीं बनता है, तो उसके बारे में मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए, आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अपना प्यार और इसने इसी तरीके से मेरे प्रति बना के रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इस भरोसे पे मैं पूरे तरीके से खरा उतरूं और आपको पूरी मैं तैयारी करा सकूं, और इस चैनल के माध्यम से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अमित कुमार आप लोगों को पूरी अकाउंट पढ़ा सकूं। तो ठीक है, आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। कल हम लोग फिर मिलते हैं सुबह 7 बजे इसी टाइम पे, इसी समय पे, इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय
आपने मुझे सुना, आप लोगों का फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया। ओके, ठीक है ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और यदि आपने अब तक लाइक नहीं किया हुआ है तो भाई अब तो पढ़ा चुका हूं, अगर अब आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए। थैंक यू।